अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हमारा टॉपिक है फ्लूइड वॉल्यूम लूप्स, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव और लंग डिजीज में वॉल्यूम और कैपेसिटीज पे क्या इफेक्ट आता है। अब इसमें दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज क्या होती है, जिसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जिसमें लंग्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वॉल्यूम को, इनके लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है, या लंग के जो वॉल्यूम्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, या उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, एयर को आउट आने में, एक्सपायरेशन में, एयर बाहर निकलने में लंग से ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है। जबकि रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग्स में क्या है कि लेट्स सपोज लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस में एक लंग वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, उस वॉल्यूम से ज्यादा ना उसमें एयर आती है ना आउट होती है, ना ही उसमें आती है, तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ज्यादा हो जाती है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि इसमें ये होता है कि एयर एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। नैरोड एयरवे होते हैं जिसकी वजह से एयर ट्रैपिंग होती जाती है और लार्जर वॉल्यूम रहना शुरू हो जाता है लंग्स में। और दूसरा क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल जो होता है वो खत्म हो जाता है लंग्स का, जैसे एम्फाइसीमा में खत्म हो जाता है। एम्फाइसीमा में सीओपीडी की फॉर्म है जिसमें लंग पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इलास्टिक रिकॉइल जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। या फिर ये होता है कि एक्सर्शन लग रही होती है ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, एयर को आउट करने में और इन करने में। इस एक्सर्शन के ड्यूरेशन में जो एक्सहेलेशन का टाइम है वो बहुत थोड़ा रह जाता है और एक्सहेलेशन अच्छे से हो ही नहीं पाती, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जबकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कम कैसे होती है कि इसमें तो लंग की कंप्लायंस ही कम हो गई है। जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होता है ना, लंग स्टिफ हो जाते हैं, वो लेस कंप्लायंट हो जाते हैं, मतलब उनमें वॉल्यूम ही कम आ रहा है, तो इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ये लेस हो जाएगी। या फिर ये चेस्ट वॉल की नॉर्मलिटी, मतलब लेट्स सपोज पेशेंट को काइफस स्कोलियोसिस है या सीवियर ओबेसिटी है जिसकी वजह से उसके लंग्स की कंप्लायंस रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसमें भी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी। या पेशेंट को वैसे ही न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से वो मसल्स अच्छे से मसल्स में, यानी कि मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिलैक्स नहीं कर रहे, उसको न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से लंग्स की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, लंग्स की कंप्लायंस भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसमें भी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कम होने का है कि लंग की कंप्लायंस ही कम हो जाती है, लंग की वो एबिलिटी जिसमें वो एयर को अपने अंदर लेता है वही कम हो जाती है। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में तो एयर कंटिन्यूसली ट्रैप्ड हो रही है अंदर, जब एयर ट्रैप होती है तो इसमें टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पे उसकी कंप्लायंस ही कम हो गई है, उसकी एबिलिटी ही कम हो गई है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद फोर्स्ड एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, ये नॉर्मल होता है, ग्रेटर देन 80% प्रिडिक्टेड किया जाता है। जबकि ये फंक्शनल फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड में ये डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का वही भी मैंने बताया कि एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट है, जब एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट है तो एक्सपायरेशन में एयर बाहर की तरफ नहीं जाएगी, जब एयर बाहर की तरफ नहीं जा पा रही तो जो फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड है वो भी कम हो जाएगा, वो 2 टाइम्स कम होगा। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड है वो 1 टाइम कम होगा। उसके बाद है फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। जो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी है ये ग्रेटर देन 80% प्रिडिक्टेड नॉर्मल होती है और ये डिक्रीज, ये वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है, पोस्ट वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है इसमें। अब इसमें पोस्ट वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि पोस्ट वाइटल कैपेसिटी में तो ये चीजें आ जाती है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसमें ये भी चीजें डिक्रीज हो जाती हैं। और दूसरा इसके साथ जो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इसमें दोनों में ही फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो रही होगी, जबकि इसमें क्या कहते हैं उसको, जबकि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में और 1 टाइम डिक्रीज होता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। इसी की बेस पे हम क्या कहते हैं कि FEV1 और FVC की रेशो फाइंड करते हैं कि नॉर्मल कितनी होती है, कि नॉर्मल होती है ग्रेटर देन 80% और
ये डिक्रीज किसमें करती है, डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में करती है, क्योंकि इसमें FEV1 जो होता है ये डिक्रीज 2 टाइम हो रहा है, क्योंकि जब ऊपर वाली वैल्यू, इसमें ऊपर वाली वैल्यू 2 टाइम डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू बड़ी है, तो क्या आंसर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आंसर आएगा। तो FEV1 डिक्रीज मोर है यहाँ पे, और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी जो पोस्ट वाइटल कैपेसिटी इसमें 1 टाइम डिक्रीज है। जबकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में नॉर्मली इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड है डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली, यानी कि प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रही होती है दोनों, या फिर इसमें जो है वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो लेस डिक्रीज होता है बनस्पत फोर्स वाइटल कैपेसिटी के। तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का हमने वैसे फिजियोलॉजी में ये पढ़ लिया था इसके। उसके बाद इनकी डिटेल देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन में क्या चीज हो जाती है, डिक्रीज 2 टाइम डिक्रीज हो जाती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की रेशियो, ये तीनों चीजें ही डिक्रीज हो जाती हैं। क्यों डिक्रीज हो जाती हैं कि इसके डिक्रीज होने से क्या होता है कि जब एयर आउट बाहर एक्सपायरेशन हुई है उसके फर्स्ट सेकंड में बहुत कम एयर बाहर गई है, तो इसका मतलब है ज्यादा एयर कहाँ पे रह गई है, अंदर रह गई है लंग्स में। तो क्या हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी लंग्स में, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू प्रीमेच्योर एयरवे क्लोजर एट द हाई लंग वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि एयरवे ने भी क्लोज नहीं होना होता कि एयर एक्सपायरेशन में आउट हो रही हो, लेकिन इसमें क्या होता है प्रीमेच्योर एयरवे क्लियर हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, जिसकी वजह से हाई वॉल्यूम, हाई लंग वॉल्यूम्स हो जाते हैं। इसमें क्या चीज होती है, क्रोनिक COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में नेक्स्ट क्या चीजें इंक्लूड है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है, अस्थमा और ब्रोंकिटिस। अब इसमें COPD होती क्यों है, टोबैको यूज की वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, ये पोल्यूटेंट एलर्जीज की वजह से भी हो सकती है। इसमें क्या चीज होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा होती है, या फिर दोनों इकट्ठे भी हो सकती हैं। एक्सेसिवेशन का क्या मतलब है कि एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम, यानी कि जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं COPD के वो अचानक से ज्यादा हो जाते हैं, और सडन ज्यादा होने की कहते हैं एक्सेसिवेशन होगी इस डिजीज की। ऑफन एसोसिएटेड विद वायरल और बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट को COPD है लेकिन उसके सिम्टम्स में एक्सेसिवेशन तब आती है जब उस पेशेंट को अलॉन्ग विद वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्टिव कफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ होगी, और हिस्ट्री में क्या मेंशन होगा, ग्रेटर देन 3 मंथ्स इन अ ईयर फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर, यानी कि टू ग्रेटर देन 2 कंसेक्टिव ईयर, यानी कि पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको पिछले 3 सालों से लगातार 3 महीने से ज्यादा खांसी रहती है हर साल ही, वो ये हिस्ट्री दे रहा है पेशेंट। इसका ये मतलब है कि प्रोडक्टिव कफ है, पेशेंट को 3 मंथ्स या उससे ज्यादा हिस्ट्री, 3 मंथ्स या उससे ज्यादा एक साल में होती है, और कितने सालों से हो रही है, कंटिन्यूसली कंजेक्टिव हो रही है 2 सालों से ज्यादा, मतलब उसको लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली क्या चीज, एक पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली हर ईयर में उसको, हर साल में उसको प्रोडक्टिव कफ की कंप्लेंट होती है, और कितने मंथ रहती है, 3 या ग्रेटर देन 3 मंथ्स उसको रहती है। ये फिर हमें कहते हैं डायग्नोसिस किसी तरह हो जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ में। आल्सो हैव डिस्निया वीज क्रैकल, जिसमें ये सिम्टम्स मतलब डिस्निया वीज में भी मिलती है। साइनोसिस हाइपोक्सीमिया ड्यू टू शंटिंग की वजह से हो सकता है, और इसमें स्कैंडी पॉलीसाइथेमिया भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, लीड्स टू, इसमें और दूसरा क्या होता है, लीड्स टू मेटाप्लेजिया ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इनटू द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है, किसका मेटाप्लेजिया हो जाता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। मैकेनिज्म इसमें क्या है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन ब्रोंकाई। इसमें मतलब ये प्रोडक्टिव कफ क्यों होती है, मेटाप्लेजिया क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है किन का, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स का, कहाँ पे, ब्रोंकाई में। रिएट नोटिस इंक्रीज, सॉरी, रेट इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। रीड इंडेक्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है, थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन द एंडोथेलियम, से कहते हैं कि क्या उसने क्या कहा, थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन द एपिथेलियम, यानी कि ये म्यूकस ग्लैंड है और ये एपिथेलियम है, इसके दरमियान में जो ये एरिया है ना, ये एपिथेलियम एंड यहाँ पे कार्टिलेज है, तो इस थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, ये जितनी थिकनेस है, एंड वॉल बिटवीन द एपिथेलियम, और ये जितनी थिकनेस है, वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, ये इसको हम, इसके रेशो को हम कहते हैं कि ये रीड इंडेक्स है, और ये ग्रेटर देन 50% हो जाती है किसमें, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में।
उसके बाद है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में रेडियोलॉजिकल और बायोप्सी डायग्नोसिस होती है। चेस्ट एक्सरे बैरल चेस्ट होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, बेस्ट सीन इन लेटरल। लेटरल जब एक्सरे करते हैं उसमें हमें नजर आता है फ्लैटन डायफ्राम होता है। इंक्रीज लंग फील्ड ल्यूसेंसी, जो लंग फील्ड की ल्यूसेंसी है वो ज्यादा हो जाती है। एल्वुलर वाल ऑब्स्ट्रक्शन, एल्वुलर इसमें मैकेनिज्म आपने बताया कि इसमें होता है कि एल्वुलर वाल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज कंप्लायंस ऑफ द लंग की कंप्लायंस तो ज्यादा हो जाती है, उसमें ये एबिलिटी तो ज्यादा होती है कि वो एयर को अपने अंदर एकोमोडेट ज्यादा कर लेता है, लेकिन उसमें रिकॉइल कम हो जाता है, मतलब उसकी दोबारा से वापस अपनी जगह पे आने की, उसको रिकॉइल होकर एयर को वापस बाहर मूव आउट होने की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब उसका इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाता है। एंड डैमेज टू द एल्वुलरी कैपिलरी मेम्ब्रेन, और एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है। इसमें डीएलसीओ डिक्रीज हो जाता है, एयर स्पेस इंक्रीज हो जाती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि कंप्लायंस ज्यादा हो जाती है और रिकॉइल कम हो जाता है। ठीक है। डीएलसीओ क्या है कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें हम चेक करते हैं कि एक्सटेंट टू विच कार्बन मोनोऑक्साइड पासेस फ्रॉम द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इनटू द ब्लड। तो ये चेक करने का हम डीएलसीओ कहते हैं, और ये इसमें डिक्रीज हो जाती है। सेंट्री एसिनर का क्या मतलब है, अभी सेंट्री एसिनर और पैन एसिनर, सॉरी यहाँ पे डायग्राम ऐड नहीं हुई। इसमें सेंट्री एसिनर का क्या मतलब होता है, मैं बना के दिखा देती हूँ कि ये नॉर्मल एयरवे है, ये एल्वुलाई है इसके साथ, ये इसके साथ एल्वुलाई है, फिर ये यहाँ पे मतलब ये एल्वुलाई है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके पूरे एरिया को ऐसे इन्वॉल्व होने के, सेंटर के एरिया को, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट को हम कहते हैं सेंट्री एसिनार। एक एरिया के इन्वॉल्व होने को सेंट्री एसिनार कहते हैं। और पैन का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी जो एल्वुलाई है और इधर भी जो एल्वुलाई है वो सारे डैमेज हो गए हैं, वो सारे इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम पैन एसिनार कहते हैं, जहाँ पे फुल इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें क्या है कि alveolar wall obstruction increase compliance of the lung, decrease recoil and damage to the alveolar capillary membrane। इसमें decrease diffusion lung capacity of कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, result in increase air space, एयर स्पेस ज्यादा हो जाती है। सेंट्री एसिनार spares distal volume, distal alveoli frequently in the upper lobe। सेंट्री एसिनार में क्या है कि distal alveoli जो होते हैं वो स्पेयर हो जाते हैं, सिर्फ सेंटर सेंटर वाले एल्वुलाई इन्वॉल्व होते हैं। लंग के एरिया को देखें तो उसमें सेंट्री जो सेंटर एल्वुलाई होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और डिस्टल जो होते हैं वो स्पेयर रहते हैं। और फ्रीक्वेंटली इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन अपर लोब्स में होते हैं, और एसोसिएट किसके साथ करता है, टोबैको स्मोकिंग के साथ करता है। जबकि पैन एसिनर का क्या मतलब है, अफेक्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वुलाई को अफेक्ट करती है फ्रीक्वेंटली इन लो लोब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्री एसिनर में अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, और पैन एसिनर में लो लोब मतलब होल एल्वुलाई की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसोसिएट किसके साथ होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, ये इलास्टेज को इनहिबिट करता है। इलास्टेज वो एंजाइम है जो क्या करता है, लंग्स की इलास्टिन को, लंग्स की इलास्टिसिटी वाले प्रोटीन्स को, इलास्टिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ने नॉर्मली इलास्टिस को इनहिबिट किया हुआ होता है, उसने उसको रोका हुआ होता है कि तुमने प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं करवानी, इलास्टिन की ब्रेकडाउन नहीं करवानी, इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना। जबकि जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे इलास्टेज को रोकने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इलास्टेज अपना फंक्शन करता जाता है। जब इलास्टेज अपना फंक्शन करता रहता है तो पेशेंट को एम्फाइसेमा हो जाता है, कि उसकी इलास्टिक रिकॉइल की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। उसके बाद है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लैंग्वेज में मीडिएटेड बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होती है, सीधे टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इम्बैलेंस किसका हो जाता है, प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस का, जो मैं अभी पीछे बता रही थी। इसमें इलास्टिस की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डिफेक्ट और डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो जाती है। इसमें एंटी प्रोटीएज दैट इनहिबिट द न्यूट्रोफिल इलास्टिस। इसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी एब्सेंस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से एंटी प्रोटीएज दैट इनहिबिट द न्यूट्रोफिल इलास्टिस की वो जो इनहिबिट कर रहा होता है वो इसमें खत्म हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी की एब्सेंस हो जाती है, और लीड्स किसके लीड चला जाता है, ये अनअपोज्ड इलास्टिस एक्टिविटीज में हो जाती है।
और एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ऑफन ट्रिगर्ड बाय एलर्जन। एस्थमा में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है लेकिन इंटरमिटेंट होती है, और ट्रिगर कब होती है, जब कोई एलर्जन हो, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस हो। एसोसिएट विद एटोपी के साथ एसोसिएट करती है। इसमें एनिसेट एस्पिरिन रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इसकी हिस्ट्री के साथ क्या होगा कि एस्थमा नेजल पॉलिप और कॉक्स इनहिबिटर सेंसिटिविटी की होगी। इसे हम कहते हैं कि इसको सेम्टर्स ट्राइएड है। लिकोट्राइन ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या चीज होगी, जब कॉक्स इनहिबिटर हम देते हैं तो लिकोट्राइन्स प्रोड्यूस होंगे, और लिकोट्राइन्स ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या चीज होगी, इसमें एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। डायग्नोसिस में क्या है कि इंटरमिटेंट एपिसोड आते हैं पेशेंट को, कि डिस्निया, कफिंग, वीज, टेकेपनिया के। पेशेंट को अचानक से सिम्टम आने लगते हैं कि उसको कफिंग स्टार्ट होगी, वीजिंग है, कि उसकी टेकेपनिया हो गया पेशेंट को, और उसके सांस फूल गया। डायग्नोसिस हम किससे करते हैं, स्पॉटेड बाय स्पायरोमेट्री से हम करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न विद ब्रोंकोडायलेटर रिस्पांस। और इस स्ट्रक्टिव पैटर्न को ब्रोंकोडायलेटर से रिस्पांस मिलता है, मतलब वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बट में बी नॉर्मल बट नॉट इन एक्सेसिवेशन। जब सीवियर एक्सेसिवेशन हो उस टाइम में ब्रोंकोडायलेटर से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। उसके बाद हम मेथोक्रीन चैलेंज से भी इसको चेक करते हैं। और मैकेनिज्म क्या है, एस्मा का टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एमसीक्यू जाता होता है कि एस्मा में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है। इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, एंड जब टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया हो जाता है, हाइपरस्पासिव ब्रोंकाई होते हैं। हाइपरस्पासिव ब्रोंका क्या मतलब, ब्रोंकाई के क्या मतलब है कि अभी एलर्जन आना ही शुरू हुआ है, जैसे किसी को डस्ट डस्ट से उसको एस्थमा स्टार्ट होता है, तो उसको भी डस्ट आना ही स्टार्ट हुई है तो उसके ब्रोंकाई ने कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देनी होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और ये रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, और उसके बाद जैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है साथ ही म्यूकस प्लगिंग भी हो जाती है, मजीद एयरवे ब्लॉक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्रस्टमैन स्पाइरल हमें मिलती है। क्रस्टमैन स्पाइरल होता क्या है कि शेड एपिथेलियम फॉर्म्स वर्ल्ड म्यूकस प्लग, यानी कि जो शेड एपिथेलियम शेड हो रही होती है और उसकी गिद में, लेट्स सपोज ये एपिथेलियम शेड हुई है और इसके गिद में म्यूकस प्लग आ जाता है, इसे हम कहते हैं कि ये क्रस्टमैन स्पाइरल बन गई है। उसके बाद चारकोलिडन क्रिस्टल्स है। चारकोलिडन क्रिस्टल का क्या मतलब है, इओसिनोफिलिक हेक्सागोनल डबल पॉइंटेड क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ इओसिनोफिल्स इन द स्पूटम। और स्पूटम में इओसिनोफिल होते हैं, जब वो इओसिनोफिल ब्रेकडाउन होते हैं तो डबल पॉइंटेड क्रिस्टल बनती हैं हेक्सागोनल की, और इओसिनोफिलिक होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये चारकोलेडन क्रिस्टल बन गई हैं। क्रिस्टमस स्पाइरल और चारकोलेडन क्रिस्टल का क्वेश्चन आता होता है एस्मा के साथ। उसके बाद ब्रोंकिक्टिसिस क्या है, ब्रोंकिक्टिसिस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, मोस्ट कॉमन एसोसिएट किसके साथ करती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ करती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि क्रॉनिक कफ या डेली ब्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन, यानी कि इसमें एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन हो, ब्रूलेंट स्पूटम होता है, और स्पूटम इसमें मस्ट होता है ब्रोंकिक्टिसिस की डायग्नोसिस में, कि उसको क्रॉनिक कफ है और साथ में डेली ब्रूलेंट स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है उसमें बहुत ज्यादा, एंड ऑफ रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, और इसकी हिस्ट्री है कि उसको हर 2-3 महीने बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को। कंफर्म बाय इमेजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिंग एयरवे डायलेशन, हम उसकी इमेजिंग करवाते हैं, उसमें हमें एयरवे डायलेशन नजर आती है, ब्रोंकियल थिकनिंग नजर आती है। सपोर्टेड बाय ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पैटर्न, इसको सपोर्ट किया जाता है। इसमें स्टार इसकी पैथोलॉजी क्या है कि इनिशियल इंसल्ट होती है ऑफ द पल्मोनरी इन्फेक्शन कंबाइंड विद ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेयर्ड क्लियरेंस। अब इसमें ये है कि एक तो पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के साथ क्या होते हैं, जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे, और वहां से ऑर्गेनिज्म की म्यूकस की क्लियरिंग भी नहीं हो रही, इम्पेयर्ड क्लियरेंस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, साथ में पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पांस। जो होस्ट का रिस्पांस था एक इन्फेक्शन को खत्म करने का, वो डिसरेगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और परमानेंट एयरवेज डायलेशन हो जाएगी। इसमें दूसरी etiologies क्या है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की दूसरी etiologies है, इसमें फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन या मैश की वजह से पुअर सिलरी मोटेलिटी, पुअर सिलरी मोटेलिटी किस किस में हो सकती है, टोबैको स्मोकिंग में, कार्टगनर सिंड्रोम में सिलिया के मूवमेंट सही नहीं हो रही होती इसमें, ये हम इसमें पढ़ेंगे, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में इस डिजीज को पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी सिलिया मूवमेंट नहीं कर रहे होते। उसके बाद इसमें शोज कफ डक इन इंसुफिशिएंट म्यूकस प्लग, इसमें इंसुफिशिएंट म्यूकस प्लग होता है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पिरिग्लोसिस में सेम ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में आती है। पल्मोनरी इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम एवियम में भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पैटर्न के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में लीड टू द डिक्रीज लंग वॉल्यूम। मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है वो जिसमें लंग्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, या फिर क्या होता है, नॉर्मल रहने के साथ क्या होता है कि FeV1 और FVC की रेशियो इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट प्रेजेंट किसके साथ करता है, शैलो और शॉर्ट शैलो ब्रेथ्स के साथ प्रेजेंट करता है। उसके बाद है अल्टर्ड रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स,
इसमें टाइप्स क्या है कि अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, इसमें नॉर्मल डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नॉर्मल आर्टीरियल एल्वेओलर ग्रेडियंट होता है। इसमें जो अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स है मतलब रेस्पिरेटरी की मैकेनिक्स, रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी मसल्स का कोई मसला है, उसके चेस्ट वॉल की कोई नॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से ऐसे मैकेनिक्स है। तो ये किसमें है कि ये किसमें होता है रेस्पिरेटरी मसल की जब वीकनेस हो जाए, किसमें वीकनेस होती है, पोलियो माइस्थेनिया ग्रेविस या गुलन बेरी सिंड्रोम या एएलएस में हो सकती है। उसके बाद चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटी में स्कोलियोसिस हो सकता है, ये सीवियर ओबेसिटी से चेस्ट वॉल एब्नॉर्मलिटी है, तो उसकी चेस्ट की मूवमेंट सही से नहीं हो रही। डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज के हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं, और ये पल्मोनरी का टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें डिक्रीज, इसमें जबकि नॉर्मल देखें डिफ्यूजन लंग लंग कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन लंग कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज इसमें क्या हो जाता है, एलुलर आर्टिकल ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज में। इसमें क्या है, निमोकोनियोसिस है, निमोकोनियोसिस में कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस, कोलियोसिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। सार्कोइडोसिस में क्या है कि बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास, ये सार्कोइडोसिस के सिम्टम्स है। सार्कोइडोसिस हम पूरी भी पढ़ेंगे। इसमें बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको पॉइंट है कि नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और कैल्शियम भी ज्यादा हो जाती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, ग्रेनुलोमेटोसिस विद कोलिंजाइटिस है, पल्मोनरी लैंगरहैंस सेल्स हिस्टियोसाइट्स एसिनोफिलिक ग्रैनुलोमास होते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, ड्रग टॉक्सिसिटी ब्लियोमाइसिन बिसल्फेन एमाइड्रोन मेथोट्रेक्सेट से होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी यही डिफिज पैरेन्काइमल लंग फीचर्स आते हैं, या फिर रेडिएशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी एसोसिएट किसके साथ होती है, इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन में क्या आ जाते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। मे बी एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसकी क्या आते हैं, ड्राई डिसनिया, लो ग्रेड फीवर होता है। एक्यूट रेडिएशन निमोनाइटिस डेवलप्स विद इन द 3 to 12 वीक्स। अब इसमें एक्यूट रेडिएशन निमोनाइटिस कब आता है, उसके पेशेंट के अगर ये मेंशन किया हो कि पेशेंट को रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ है, उसकी रेडियोथेरेपी हो रही है और विद इन 3 to 12 वीक्स उसको क्या फीचर आ गए हैं उसका फीचर डेवलप होना शुरू हो गया है, इसको हम कहते हैं एक्यूट रेडिएशन निमोनाइटिस हो गया। और रेडिएशन फाइब्रोसिस मतलब उसको फाइब्रोसिस हो गई है, उसके लंग्स पूरे रिस्ट्रिक्ट हो गए, ये किस में आता है, 6 to 12 मंथ्स में आता है। मंथ्स की हिस्ट्री हो तो रेडिएशन फाइब्रोसिस होती है, अगर वीक्स की हिस्ट्री हो तो पेशेंट को एक्यूट रेडिएशन निमोनाइटिस होता है। अब इसमें सार्कोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस कैरेक्टराइज्ड होता है बाय इम्यून मीडिएटेड, ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज है जिसमें बर्ड स्प्रेड नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। और इसमें क्या होता है, एलिवेटेड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एलिवेट होता है लीवर में, और इसमें एलिवेटेड CD4 CD8 रेशियो एलिवेट होती है ब्रोंकियोअल्वेओलर लार्ज फ्लूइड अगर हम करें तो। उसके बाद मोर कॉमन इन ब्लैक फीमेल्स में ये होता है, मोरर कमन इन ब्लैक फीमेल्स में होता है, often asymptomatic except for the enlarged lymph nodes। इसमें से asymptomatic होता है, enlarged lymph nodes except for asymptomatic होता है, लेकिन इसमें क्या आते हैं, lymph nodes enlargement प्लाज्मा मिलती है। चेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल एडिनोपैथी एंड पोस्ट रेटिकुलर एपिस्टिस, अगर हमने चेस्ट एक्सरे करवाया तो हमें बायलेटरल एडिनोपैथी मिलती है, एडिनोपैथी मिलती है और पोस्ट रेटिकुलर एपिस्टिस मिलती है। सीटी स्कैन में डेमोंस्ट्रेशन ज्यादा बेस्ट होती है, इसमें एक्सटेंसिव हाइलर और मीडियल स्टैंडर्ड एडिनोपैथी हमें नजर आ रही होती है। बस ये एसोसिएट किसके साथ कहते हैं, बेल्स पाल्सी, पेरोटिड इन्लार्जमेंट, ग्रैनुलोमा। इसमें ग्रैनुलोमा कौन से होते हैं, नॉन केजेटिंग एपिथेलाइटिस में ग्रैनुलोमा होता है, कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक शोमैन एंड स्टेरॉइड बॉडीज, शोमैन और स्टेरॉइड बॉडीज होती हैं। ये हम सार्कोइडोसिस को उसमें पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी में, देन मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसके रेस्पिरेटरी फीचर्स देखिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थ्रोपैथी होती है, इंक्रीज कैल्शियम, इसमें कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। एपुलर यूबियाटिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है। विटामिन डी एक्टिवेशन ड्यू टू इंक्रीज, विटामिन डी एक्टिवेशन होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज इन मैक्रोफेजेस में होता है, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। स्किन चेंजेस में लुपस पेरिनो और एरिथेमा नोडोसम आता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम ग्लूकोकार्टिकाइड देते हैं अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाए। तो यहाँ पे जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज दिया होता है और साथ में मेंशन किया होता है कि नॉन केजेटिक हमें ग्रैनुलोमा मिले हैं या बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी मिली है, साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले मेंशन किए हैं, तो देन सार्कोइडोसिस मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बनती है।